3 अलग अलग इश्यूज़ पे मैं बात करना चाहूँगी। पहला तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग देश के राज्यों से, कल हम लोग बिहार में थे, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले बेऊर जेल गए। बेऊर जेल वो जेल है जहाँ पे जो मैक्सिमम अरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं बिहार के, उनको बिहार के अलग अलग जेलों से, ज़िलों के जेलों से ला करके फाइनली कल रात को मैक्सिमम को बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया है। वहाँ पे हम लोग मिलने गए। वहाँ पे बेऊर जेल में पालीगंज के एमएलए कॉमरेड संदीप सौरभ के साथ साथ आइसा के राज्य के अध्यक्ष और सेक्रेटरी कॉमरेड धनंजय, कॉमरेड दीपांकर, पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक्टिविस्ट कॉमरेड सबा और दिव्यम, दोनों वहीं पे ये सारे साथी बेऊर जेल में अरेस्टेड हैं। उनके साथ साथ बाकी अन्य 80 से ज़्यादा साथी वहाँ पे बेऊर जेल में लाए गए हैं कल रात। हमने जब उनसे बात की तो हमें 2-3 मेन चीज़ें पता चली। पहली चीज़ कि 24 तारीख से अलग अलग बिहार के कोनों से स्टूडेंट्स का अरेस्ट शुरू हो गया था। 24 तारीख को जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया गया बिहार पुलिस द्वारा, 20 से 24-25 घंटे तक उन्हें अलग अलग थानों में रखा, बिना कोई खाना प्रोवाइड किए। वहाँ पे उनके साथ जाति धर्म के आधार पे ज़बरदस्त क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और उसके बाद फाइनली 24-25 घंटे के बाद उन्हें बेऊर जेल लेकर के आया गया। मुस्लिम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में स्पेसिफिकली हम चिन्हित करना चाहेंगे इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कि ये तो आतंकवादी हैं, आपका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये तमाम भाषा का प्रयोग मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जिनको बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है उनके खिलाफ किया गया है। उसके अलावा जब हम लोग बेऊर जेल कर पहुंचे तो हमें पता चला कि कल रात को ही 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिहार के अलग अलग कोनों से बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया था। जितने भी स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हुई थी और उनको किसी भी तरीके का मेडिकल फर्स्ट एड भी बिहार पुलिस ने प्रोवाइड नहीं किया था। इसके बाद हम लोग कल डीजीपी विनय कुमार, बिहार के डीजीपी से मिलने गए। उन्होंने हमें पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जिसमें ये बात मेंशन थी कि बिहार भर से 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, प्रोटेस्टर्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 355 प्रोटेस्टर्स, जिसमें नाबालिग शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, उनको रिलीज़ करने के ऑर्डर्स जा चुके हैं और वो अलग अलग जेलों से रिलीज़ हो चुके हैं, और ओवर 300 प्रोटेस्टर्स अभी भी जेलों में बंद हैं। कल शाम को डीजीपी से मुलाकात होने के 2-3 घंटे बाद बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये चीज़ मेंशन्ड रहती है कि 26 जुलाई 6 बजे तक जितने भी मामले दर्ज हुए हैं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, वो प्रदर्शनकारी जो पेपर लीक के खिलाफ अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ तमाम जो केसेस हैं वो वापस लिए जाएंगे और उन्हें अलग अलग जेलों से रिहा किया जाएगा। हम इस नोटिफिकेशन को वेलकम करते हैं, लेकिन एक नोटिफिकेशन के आने में और उस पर अमल होने में बहुत फ़र्क है। इसलिए जब तक सारे प्रोटेस्टर्स बिहार के अलग अलग जेलों से रिलीज़ नहीं हो जाते हैं, आइसा का बिहार प्रदेश भर में एक 30 जुलाई का कॉल है। उस 30 जुलाई के कॉल के लिए हम लोगों ने तमाम बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील की है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपील की है, और 30 जुलाई को एज प्लान्ड हम लोगों का ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन तमाम प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग के साथ साथ पेपर लीक और सरकारी एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने में जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है बिहार भर में, उसके खिलाफ ये कॉल जारी रहेगा, जारी है। हम लोग उसकी तैयारी में इस वक्त बिजी हैं। ये इसके अलावा कल मेदांता हॉस्पिटल हम लोग गए, मैं वहाँ पे पहुँची। सिवान से जो खबरें आ रही थी जिसमें ये चीज़ इंक्लूडेड थी कि वहाँ पे AK-47 से फायरिंग हुई है जिसमें 4 छात्र घायल हुए हैं, उन्हीं छात्रों से मिलने के लिए हम लोग मेदांता गए। सारे छात्र मेदांता में भर्ती थे, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स को अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। हम 2 स्टूडेंट्स से मिल पाए। दोनों स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस इंजरीज हुई हैं।
एक स्टूडेंट को यहाँ पे नेक में इंजरी हुई है, जहाँ पे गोली इधर से जाके दूसरी साइड से बाहर निकली है। वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो प्रदर्शनकारी जिनको गोली लगी है, वो अपना एक पूरा हाथ, लेफ्ट साइड का हाथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी मर्जी से ना उसको उठा पा रहे हैं, ना उसमें कोई भी मूवमेंट इस वक्त पॉसिबल है। उनके फैमिली मेम्बर्स से हमारी बातचीत हुई, हम उनसे कम्युनिकेशन में हैं। उनका इलाज फ़िलहाल तो सरकार की तरफ से हो रहा है, लेकिन उनको जो भी लीगल मदद भी चाहिए होगी वो भी हम लोग अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करेंगे। दूसरे स्टूडेंट से हम जिनसे मिलने गए, उन्हें पैर में, लेफ़्ट साइड के पैर में चोट लगी हुई थी, जहाँ पे एक तरफ से उनको बुलेट जाती है, उनके बॉडी में एंटर करती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। उनकी 2 सर्जरीज शेड्यूल्ड हैं, जिसमें उनके पैर पे रॉड डलेगी और उसके बिना वो फ़िलहाल चल नहीं पा रहे हैं। इन 2 छात्रों से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बताया कि जब उन्हें इनिशियली इंजरी हुई और गोली लगी तो उन्होंने बाकी प्रदर्शनकारियों की मदद से खुद को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की किसी भी तरीके की मदद उन्हें नहीं मिली थी। इनफैक्ट एक स्टूडेंट जिनको पैर में गोली लगी है, उन्होंने हमें बताया कि कैसे गोली लगने के बाद उनके दोस्त जब उन्हें सड़क से साइड कर रहे होते हैं तो पुलिस उनसे उनका नाम पूछती है। ये जान के, उनका पूरा नाम सुन के, ये जान के कि वो एक दलित छात्र हैं, उनके साथ और हिंसा करती है। उनके पैर से बहुत ज़ोरदार खून निकल रहा होता है, उन्हें बहुत क्लियरली एक इंजरी होती है, उसके बावजूद बिहार पुलिस उनके साथ हिंसा करती है और कोई भी मदद हॉस्पिटल उनको ले जाने के लिए प्रोवाइड नहीं करती है। एक्सेसिव प्रेशर जब छात्र संगठनों के साथ के द्वारा और स्टूडेंट्स के द्वारा डाला जाता है, तब बिहार पुलिस इसमें हस्तक्षेप करती है और अपनी तरफ से उन स्टूडेंट्स के इलाज करने का वादा भी करती है और उनका इलाज अभी हो रहा है। ये बिहार से खबर हमें मिली है। दूसरा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला वो बंगाल से है। कल तक 14 स्टूडेंट्स के अरेस्ट होने की खबर आ रही थी, जिनमें से 13 स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स थे। शिवेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने कहा था कि वो 70 और स्टूडेंट्स के ऊपर इंक्वायरीज करने जा रहे हैं, अरेस्ट करने जा रहे हैं। आज हमें अपडेट मिली है कि 2 और स्टूडेंट्स को, 14 के अलावा अन्य स्टूडेंट्स को आज बंगाल से राउंड अप किया गया है, पिकअप किया गया है। जो वो 70 का आंकड़ा बताया जा रहा था, उस मामले में अभी फिलहाल कोई नए केसेस या ना तो दर्ज हुए हैं, ना कोई नए अरेस्ट्स इस वक्त बंगाल में हुए हैं। उनके साथ इस वक्त बातचीत चल रही है और जो स्ट्रिंजेंट लॉज के अंडर उनके चार्जेस फ्रेम किए जा रहे थे स्टूडेंट्स के खिलाफ, उन पे बातचीत चल रही है कि वो उन चार्जेस को ड्रॉप किया जाए। फिलहाल जो नोटिफिकेशन बिहार में आया है, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन बंगाल में नहीं आया है सरकार की तरफ से कि जितने भी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें सरकार की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन बंगाल में नहीं रिलीज हुआ है। हमारा जो वहाँ पे लीगल टीम है, उन्होंने असम और बिहार से जो नोटिफिकेशंस आए हैं उनकी मदद से एक प्रिपेयर किया है, जो कि कल कोर्ट्स हम लोग अप्रोच करेंगे उनकी मदद से। और कोशिश यही है कि जो आश्वासन हमें केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से मिला था कि किसी भी एनडीए शासित या भाजपा शासित राज्य में किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस अश्योरेंस पे अपहोल्ड करने की हमारी कोशिश जारी है। हम नहीं समझते हैं कि वो मूवमेंट जो जंतर मंतर पे चल रहा था वो ख़त्म हो गया है। जब तक एक भी प्रदर्शनकारी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से जेलों में बंद है, चाहे वो बंगाल में हो, असम में हो, बिहार में हो, जब तक एक भी स्टूडेंट जेल में बंद है तब तक ये मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है। हमारी जीत अभी अधूरी है और वो सरकार जिसने हमें आश्वासन दिए हैं, उनके तमाम आश्वासन अभी भी हवा में लटक रहे हैं, अभी भी वो आश्वासन अधूरे हैं। हम अर्ज करेंगे कि जितने भी अश्योरेंसेस प्रोटेस्टर्स को मिले हैं उन पे सरकार एक्ट करे और किसी भी तरीके का कोई भी इंक्वायरी, ना कोई भी लीगल कार्रवाई किसी भी प्रोटेस्टर के ऊपर हो। ये लीगल अपडेट हम लोग को एक देना था। दूसरा जो हम लोग बात करना चाह रहे थे
वो था जिस तरीके के बयान दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों के सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसके पास 2873 ऐसे लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने अपने सर्विलेंस सिस्टम से पता किए हैं, जो कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उन लोगों के खिलाफ में, और ये जंतर मंतर पे होने वाले प्रोटेस्ट्स में 20 से 24 तारीख के बीच में शामिल थे। कुछ सवाल हैं जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से पूछना चाहेंगे। पहली बात, अगर आपके पास ये डेटा पहले से मौजूद था कि इतने सारे लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, तो फिर सरकार का, दिल्ली पुलिस का इस चीज का इंतजार करना कि कोई बड़ी गैदरिंग होगी या प्रोटेस्ट होगा जिसमें सब ये लोग आएंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और हम वहां से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के प्रोसीजर का हिस्सा हमें नहीं लगता है कि है। तो अगर आपका उद्देश्य ये नहीं था कि जिन लोगों पे सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इस तरीके के आंकड़े को सामने पब्लिक डोमेन में डालने का क्या मतलब है? इसका हम लोग जिस तरह से इसको देख रहे हैं कि ये तो आपका सीधा सीधा एक अटेम्प्ट है कि वो प्रोटेस्ट्स जो लंबे समय तक पीसफुली जंतर मंतर पे हुए, वो तमाम आम स्टूडेंट्स जो उन प्रोटेस्ट्स में शामिल रहे, आप उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा छात्रों और नौजवानों का आंदोलन जिसने एक करप्ट और इनकेपेबल एजुकेशन मंत्री का इस्तीफा दिया, आप उसे डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं ताकि आपने भी जो अश्योरेंसेस प्रोटेस्टर्स को दिए हैं, अगर आप उनसे बैक ट्रैक करें तो आप पे भी सवाल ना उठे। इनफैक्ट आपके रीअश्योरेंसेस पे एक्शन मानने वाले लोगों को आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम साफ सीधे तौर पे ऐसे ही समझते हैं दिल्ली पुलिस के इस डिक्लेरेशन को कि उनके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस हासिल हुआ है उनके सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के बाद, जिसके तहत उनको ऐसे लोगों का पता चला है जिनके ऊपर पास में क्रिमिनल केसेस थे। अगला पॉइंट हमारा ये है कि क्रिमिनल केस तो जो पहले 144 होता था, जो कि प्रोटेस्टर्स 3 से ज्यादा इकट्ठा ना हो किसी जगह पे, उनके वायलेशन में भी क्रिमिनल केसेस दर्ज हो जा रहे हैं। तो क्या 144 अर्सवाइल जो 144 है उसके वायलेशन में जो क्रिमिनल केसेस दर्ज हो रहे हैं, क्या इस वक्त हमें ये कहा जा रहा है कोर्ट्स द्वारा या दिल्ली पुलिस द्वारा कि उनको भी आप जुडिशियली पनिश करना चाहते हैं, कि आप उनको भी जेल में उठा के डालना चाहते हैं, जबकि वो तमाम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं? ये कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहेंगे। ये जो डेटा रिलीज हुआ है कि लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, इसके रिगार्डिंग ये हमारा सवाल है। अगला जो पॉइंट है, अगला बातचीत जो हम लोग करना चाहते हैं, वो जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 है, जिसमें कि उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं जो पहले 2024 के बाद पेपर लीक के बाद जो हमारे पास एक्ट आता है उसमें जो अमेंडमेंट्स है उसके बारे में बातचीत है। पहली बात तो इस तरीके का कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी एक्ट बिल्कुल ही न काफी है। पेपर लीक का जो पूरा प्रोसेस और पूरा माफिया इस देश में चल रहा है, अगर उसको एड्रेस करने की जरूरत महसूस होती है तो सीधा सीधा एनटीए जैसे एजेंसी को बर्खास्त करके और दूसरा एनईपी, एक ऐसा पॉलिसी जिसके बाद देश भर में जो एग्जामिनेशंस, एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस करवाए जाते थे, चाहे वो मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों या अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते थे, उनका जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है, वो सेंट्रलाइजेशन को सिस्टमेटाइज एनईपी ने किया है। तो अगर आप पेपर लीक रोकना चाहते हैं तो एनटीए जैसा एजेंसी जो कि बिल्कुल ही इनट्रांसपेरेंट रूप से काम करता है, या तो आप उसको बर्खास्त कीजिए, या तो अगर आप चाहते तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आप उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए जिसके तहत उसकी जवाबदेही बने। लेकिन इनमें से कोई भी चीज नहीं की गई। इनफैक्ट एक आसान सा, साधारण सा रास्ता लिया गया जो असल में कोई रास्ता भी नहीं है। ये तो ऐसी ही बात है
कि पहले जो प्रोविजंस हमारे देश में मौजूद थे, प्यूनिटिव एक्शंस मौजूद थे, जैसे कि उनको और पैना करके ही आप पेपर लीक रोक पाएंगे। दिस इज लाइक ट्राइंग टू स्टॉप अ मैसिव इंटायर सिस्टम ऑफ पेपर लीक एक टूथलेस से एक्ट से। टूथलेस एक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो अमेंडमेंट्स का जो नेचर है वो क्वांटिटेटिव है। जहां पे 3 साल की सजा थी उसको 5 साल बना दिया गया है, जहां पे 1 करोड़ का फाइन था उसको 5 करोड़ कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप डिग्री बढ़ा देंगे पनिशमेंट की तो पेपर लीक अपने आप में रुक जाएगा। हम समझते हैं कि ये जो एक प्रयास है ये कुछ नहीं करते हुए बहुत कुछ करते हुए हम दिखें, इस तरीके की सरकार की एक कोशिश है जिससे जमीन पे पेपर लीक के पूरे तंत्र पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अगला जो पॉइंट है जो इसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विक्टिम्स हैं पेपर लीक के, पेपर लीक प्रूव करने का जो ओनस है इस एक्ट के माध्यम से वो उन विक्टिम्स पे डाला जा रहा है और किसी भी तरीके का डिटेलिंग, किसी भी तरीके का रिड्रेसल जो है वो सिर्फ प्रोसीजरल बना दिया गया है, जो कि अगेन नाकाफी है। हम रिड्रेसल मैकेनिज्म का इलैबोरेशन नहीं चाहते हैं, हम साफ सीधे रूप से हाईएस्ट बॉडी का अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। हम देखते हैं कि इसी एक्ट में ये चीज जहां पे एक तरफ ये चीज लिखी हुई है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की ही जवाबदेही रहेगी अगर इस तमाम तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मेंशन्ड है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है बिना उनके नॉलेज के, जो कि मिनिस्टर है या जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, तो उनको एग्जेम्पशन मिलता है किसी भी तरीके के एक्शन से। ये बिल्कुल भी गैर जरूरी है, ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। अगर पेपर लीक के इस पूरे सिस्टम को हमें डिसमेंटल करना है तो हाईएस्ट लेवल पे जो मिनिस्टर्स इंचार्ज हैं उनके ऊपर जवाबदेही आनी होगी, उनके खिलाफ एक्शन हो, इस चीज को प्रोविजंस में, एक्ट्स में शामिल होना होगा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि बार बार पेपर लीक के खिलाफ आप एनटीए का सारा स्टाफ बर्खास्त कर दीजिए लेकिन एनटीए अपनी जगह पे रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सीबीएसई के चेयरमैन को आप हटा दीजिए लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर अपनी जगह पे रहेगा। इसलिए हमारा यही समझदारी है कि इस एक्ट के माध्यम से एक तरह से अकाउंटेबिलिटी एस्केप भी करने की कोशिश की जा रही है उन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की जिनकी कायदे से आखिरी जो व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी आती है पेपर लीक के इस पूरे प्रोसेस को एड्रेस करने की, इसको रोकने की। इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है टास्क फोर्स को लेकर के, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है इन तमाम चीजों को एड्रेस करने के लिए। पहली बात तो ये जो टास्क फोर्स का पूरा आइडिया है, ये आइडिया ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पूरे प्रोसेस को इनट्रांसपेरेंट बनाने का एक अटेम्प्ट हमें मालूम होता है। इस टास्क फोर्स में जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं वो लोग का दूर दूर तक एजुकेशन से कोई मामला, कोई लिंक ही नहीं है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस रहा है काम करने का। पूरी तरीके से इसको एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज बना दी गई है जिसके माध्यम से एक टास्क फोर्स काम करेगी, जिसमें सरकार की मर्जी के हिसाब से भर्ती होगी लोगों की और फिर से वही प्रोसीजर होगा कि वो टास्क फोर्स जिसका काम होना चाहिए पेपर लीक को रोकना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, वो टास्क फोर्स फिर से वही काम करेगी कि जो मंत्री अकाउंटेबल है उनको बचाया जाएगा। यही हमारी इस पे समझदारी है। इसके साथ साथ जो लोग इन्वॉल्व भी हैं, इनफैक्ट चाहे वो अनीता करवाल हो जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के हों या नीलकानी हो जिनको इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जिनका पहले जो रिकॉर्ड है वो इन ट्रांसपेरेंसी का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट पेपर लीक के मामले में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमें आश्वस्त नहीं करता है कि इस पूरे पेपर लीक के सिस्टम को एड्रेस किया जाएगा या पेपर लीक को बहुत सीरियसली सुना जाएगा, सरकार उसको सीरियसली टेकअप करेगी और अकाउंटेबिलिटी हाईएस्ट लेवल पे होल्ड की जाएगी। इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से इनफैक्ट हमें लगता है कि वही
पूरा प्रोसीजर दोहराया जा रहा है कि जो लोग पहले करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं, जो लोग पहले इन तमाम मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, उन्हीं लोगों को वापस आप टास्क फोर्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं और पेपर लीक के मामलों को एड्रेस करने का जो गैर जरूरी प्रोसेस आपने प्रोसीजरल जो प्रोसेस है उसको बढ़ा दिया है, उसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं। ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों को जो बिल है इनके बारे में कहने थी। बाकी अभिज्ञान आगे इसको करें।